आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होती है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी धर्म परिवर्तन के नाम पर छिड़ी सियासी जंग की। दरअसल बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक ट्वीट के जरिए धर्म परिवर्तन का मुद्दा उछाला, जिस पर भाजपा ने बसपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। इधर कन्नौज में भाजपा कार्यकर्ता अरुण शाक्य की हत्या पर राजनीति का पारा हाई है। अरुण शाक्य की हत्या पर सपा और भाजपा में ठन गई है। और बात होगी अमेठी की धरती से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी की ललकार की। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। अब बात कोरोना की आहट पर सियासत में बड़ी सरगर्मी की। चीन में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार ने अब तक प्रतिबंधों की ओर कदम नहीं बढ़ाए, लेकिन सभी से सतर्क रहने की अपील जरूर की जा रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष के तमाम दल ये मानने को तैयार नहीं कि देश में कोरोना की वापसी हो चुकी है, या फिर राजनीतिक रैलियां करने से कोविड संकट पैदा हो सकता है। ये बात और है कि इस बीच देश में एक के बाद एक कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। आगरा में चीन से लौटे एक युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कोरोना पर सरकार की सतर्कता वाली अपील। और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं ये बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं। विपक्ष ने दी स्पॉन्सर वाली दलील। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं। चीन में हर बदलते दिन के साथ कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चीन से सामने आ रही मरीजों की मौत की तस्वीरें डरा रही है। देश के अंदर भी बीते एक हफ्ते में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिस पर सरकार सतर्क रहने की अपील कर रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कोरोना का बहाना बना रही है। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। जब वो संसद में आते हैं तो बहुत गंभीर हो जाते हैं, मास्क वास्क पहन के एक अनुशासित छात्र की तरह मालूम पड़ता। बिल्कुल कोरोना से बचने के लिए सारे नियम कानूनों का पालन अगर कोई देश में कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। और शाम को क्या होता है, मास्क उतर जाता है, अपने बीजेपी के नेताओं के साथ पार्टी की शादी अटेंड करते हैं बिना मास्क के। यात्रा से घबराकर कल 2-3 दिन से जो हो रहा है, कहीं पत्र लिखे जा रहे हैं, कहीं आदेश दिए जा रहे हैं, इतने दिन तक कोविड की किसी को कोई परवाह नहीं रही। जब कोविड था तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब महामारी के वायरस से ज्यादा देश की राजनीतिक पार्टियों को अपनी सियासत की फिक्र है। दूसरे लफ्जों में कहें तो देश के अंदर सियासत विरोध के वायरस के संक्रमण काल से गुजर रही है। तो जी यह भी कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, लेकिन अगर वह नहीं लगती तो चीन की तरह भारत की दुर्दशा होती। लेकिन आज गर्व है हमें अपने वैज्ञानिकों पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर, अपने मुख्यमंत्री जी पर कि कोरोना वैक्सीन के कवर से पूरा देश सुरक्षित है। सियासत में ये तस्वीर तब उभरी है जबकि देश में कोरोना संक्रमण के केस बढ़कर 3,424 हो चुके हैं। चीन से वापस आगरा लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि युवक किस कोरोना वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित है। आगरा में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। एक कारोबारी जो अभी हाल ही में चीन से लौटा है, उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और कोविड का कौन सा वेरिएंट से वो प्रभावित है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है। इसको लेकर सीएमओ आगरा का कहना है कि अभी वो सिंपल पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं और हम सारे एहतियात बरत रहे हैं।
इस बीच केंद्र सरकार ने नए साल के जश्न को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान देने को कहा है। इसके अलावा मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कोरोना पर विपक्षी दलों के जो सुर सुनाई पड़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कन्नौज में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर सपा को केशव प्रसाद मौर्य के अल्टीमेटम की। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही सपा पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ लफ्जों में कहा कि सपा का जन्म ही अपराध के लिए हुआ है, लेकिन अब सपा समाप्त होने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के प्रतिनिधिमंडल के पीड़ित परिवार से मुलाकात पर भी सवाल उठाए। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर सियासी दंगल। कन्नौज से लखनऊ तक राजनीति में हलचल। पंद्रह दिसंबर को कन्नौज के नरुइया गांव में भाजपा कार्यकर्ता अरुण शाक्य की हत्या के बाद सपा और भाजपा में ठन गई है। यूं तो अरुण शाक्य की हत्या के बाद से ही भाजपा सपा पर हमलावर है, लेकिन हत्या के 10 दिन बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का काफिला जब नरुइया गांव की तरफ बढ़ा तो राजनीति में हलचल और भी तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का काफिला सीधे पीड़ित परिवार के दरवाजे पर जाकर रुका। केशव मौर्य ने सबसे पहले अरुण शाक्य की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए और जनप्रतिनिधियों की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। पीड़ित परिवार से बातचीत कर केशव मौर्य ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए। केशव मौर्य ने कहा कि सपा का जन्म ही अपराध के लिए हुआ है। जरूर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है। धन्यवाद। हत्यारों के ऊपर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मैंने अभी जानकारी मुझे मिली है 9 गंभीर किस्म के भी मुकदमे उसमें हैं और कई अपराध हैं, उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई पहले हो चुकी है और इन अपराधियों के जो अपराध हैं उसके हिसाब से इनको रासुका के तहत भी कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है और जो भी इसमें कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वह जरूर की जाएगी। भाजपा सपा पर हमलावर क्यों है, इसके पीछे 2 प्रमुख वजह हैं। पहला कि अरुण शाक्य की हत्या के आरोपी कथित रूप से सपा से जुड़े हैं और दूसरा बीते शुक्रवार को ही सपा का एक प्रतिनिधिमंडल स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिला था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अरुण शाक्य की पत्नी को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा था। साथ ही सरकार से मांग की थी कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके मुखमंडल से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। देखिए, जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं और ऐसे लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधियों की पार्टी में रह करके वह ऐसे परिवार के बीच आने का प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है। कि कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की समाजवादी पार्टी निंदा करती है और दोषियों पे सख्त कार्रवाई की मांग भी करती है। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान का सवाल है, केशव प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए कि लखीमपुर खीरी में जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किसानों पे गाड़ी चढ़ाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन हो जाती है, क्यों माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उस पर कार्रवाई होती है, क्यों गुंडों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। कन्नौज में बीजेपी नेता अरुण शाक्य की हत्या पर सियासत भी खूब हो रही है। सपा के प्रतिनिधि मंडल के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां अरुण के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया, वहीं आर्थिक सहायता का मरहम भी लगाया। हालांकि सपा पर निशाना साधने से वो
नहीं चूके और यहां तक कह डाला कि हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे। फिलहाल अरुण शाक्य की हत्या के मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच पीड़ित परिवार को धमकाने का मामला भी सामने आया है। इसकी जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच अमेठी के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन प्रदेशों में अंबानी और अडानी की कंपनी को काम मिलता रहा है। क्या राहुल गांधी बताएंगे कि अंबानी और अडानी से उनकी क्या मिली भगत है? स्मृति ईरानी ने अमेठी को विकास परियोजनाओं की सौगात को अपना दायित्व बताया। राहुल को स्मृति की अमेठी ललकार। अंबानी अडानी के बहाने पर कांग्रेस पर वार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी का दौरा किया तो निशाने पर राहुल गांधी थे। अमेठी की धरती से स्मृति ईरानी ने सीधा आरोप लगाया कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है, वहां अडानी और अंबानी को काम मिलता है। क्या राहुल गांधी बताएंगे कहीं उनकी अडानी और अंबानी से मिली भगत तो नहीं है? हाँ, जहाँ कांग्रेस की सरकार रही वहाँ इन दोनों कंपनियों को बहुत सारा काम कांग्रेस के उन्हीं के नेताओं ने दिया। एक मंच पर तो स्वयं राहुल जी विराजमान, तो क्या उनकी मिली भगत है? कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार रही है जहां अडानी और अंबानी की कंपनी काम करती है। राहुल जी बताएंगे कि क्या इन कंपनियों की मिली भगत थी? इसका जवाब कब देंगे? दिलचस्प है कि स्मृति ईरानी ने जो आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगाया है, वही आरोप कांग्रेस भाजपा सरकार पर लगाती रही है। अब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के हथियार से कांग्रेस पर ही हमला किया है। अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने सबसे पहले गौरगंज में भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद मेदन मवई गांव में निर्माणाधीन आवास का जायजा लिया। करीब 1 बजे स्मृति ईरानी का काफिला अमेठी कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां स्मृति ईरानी ने करीब करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्मृति ईरानी ने खारा गांव में 46 लाख की लागत से बने बायोगैस पावर जनरेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भौज सिंहपुर में 32 लाख की लागत से बने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र का लोकार्पण किया, जबकि 10 हेल्थ एटीएम मशीन जनता को सौंपे। मैं इतना ही कहूँगी कि हर बार सौगात नहीं देती, दायित्व का निर्वहन करती। दरअसल अमेठी के विकास के दायित्व के बहाने स्मृति ईरानी का निशाना कांग्रेस पर है, जो लंबे वक्त तक अमेठी को अपना गढ़ बताती रही है और दावा करती रही है कि अमेठी में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है। धर्म की धुरी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है। क्रिसमस के मौके पर मायावती एक ट्वीट ने धर्म परिवर्तन के नाम पर सियासी विवाद का नया अध्याय मायावती ने खोल दिया है। आज बसपा अध्यक्ष मायावती ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में मायावती ने क्रिसमस की बधाई दी, जबकि दूसरे ट्वीट में मायावती ने धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों और उस पर मचे हंगामे को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मायावती अपने ट्वीट में लिखा कि कट्टर राजनीति से देश का फायदा नहीं होने वाला। मायावती के इस ट्वीट पर भाजपा हमलावर है तो सपा अलग तर्क दे रही है। धर्मांतरण पर कट्टर पॉलिटिक्स, बसपा भाजपा में धर्म युद्ध, क्रिसमस पर खोली धर्म परिवर्तन की किताब। फतेहपुर से रायबरेली, रायबरेली से सीतापुर और बरेली तक बीते कुछ दिनों में धर्म परिवर्तन के कितने ही मामले सामने आए हैं और हर एक मामले में ईसाई मिशनरी और मिशनरियों की ओर से प्रार्थना के नाम पर आयोजित की जा रही चंगाई सभा चर्चा के केंद्र में है। धर्म परिवर्तन के इन्हीं मामलों पर क्रिसमस के मौके पर आए मायावती के ट्वीट ने सियासत को रफ्तार दे दी है। मायावती के ट्वीट की टाइमिंग बेहद दिलचस्प है। धर्म परिवर्तन पर मायावती का ट्वीट
क्रिसमस के मौके पर आया है। इस मौके पर मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने क्रिसमस की बधाई दी, जबकि दूसरे ट्वीट में मायावती ने धर्म परिवर्तन को आधार बनाकर बिना नाम लिए भगवा ब्रिगेड पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित और चिंतनीय है। जबरन हर चीज बुरी होती है और बुरी नियत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों ही गलत। अतः इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में देखना और समझना जरूरी। इसको लेकर की जा रही कट्टरवादी राजनीति से देश को लाभ कम, हानि ज्यादा। मतलब साफ है कि धर्म परिवर्तन के बहाने मायावती के निशाने पर कौन है और ट्वीट के जरिए मायावती क्या संदेश देना चाहती हैं। मायावती के इस ट्वीट पर भाजपा ने करारा हमला किया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा, ईसाई मिशनरियां दलित वर्ग को निशाना बना रही हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रही हैं, लेकिन मायावती ऐसी बातों के जरिए धर्म परिवर्तन में लिप्त ईसाई मिशनरियों को बचा रही हैं। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन जो हुआ है वो गरीब दलितों के अंदर हुआ है। आज जो गरीब है, जो पिछड़ा है, मिशनरीज ने उसको टारगेट करके काम किया, या और जगहों पे भी जो परिवर्तन हुआ वो कहीं ना कहीं लालच के तहत हुआ। आज मायावती जी अगर केवल इसलिए कि योगी जी इस पर कह रहे हैं, योगी जी इस पर काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, और मायावती जी लगातार इस तरह की बातों का विरोध करके वो किसी दलित या मुस्लिम की हितैषी नहीं बल्कि वो समाज की दुश्मन साबित हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 2020 को धर्मांतरण कानून लागू किया गया था, लेकिन बीते 2 साल में धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज मुकदमों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। 27 नवंबर 2020 से 30 अक्टूबर 2022 तक कुल 291 केस दर्ज हुए, 507 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई हैं। 150 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूल की। नाबालिगों के धर्मांतरण के 59 मामले दर्ज किए गए। अवैध रूप से धर्मांतरण के सबसे ज्यादा 20 केस फतेहपुर में दर्ज हुए। लखनऊ, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, गोरखपुर, गोंडा, आजमगढ़ और कानपुर में 10 से ज्यादा केस दर्ज हुए। मतलब ये कि धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद भी धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले सामने आ रहे हैं, केस दर्ज हो रहे हैं। मायावती ने ट्वीट करके धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उछाला है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में चल रहा बवाल और हंगामा अनुचित है और चिंतनीय भी है। उन्होंने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन कराना गलत है। उनके इस ट्वीट के राजनीतिक मायने भी है। दरअसल जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है उसमें सबसे ज्यादा दलित वर्ग के लोग शामिल होते हैं। यही मायावती का वोट बैंक भी है, जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की तरफ खिसक रहा है। मायावती ने अपने इस ट्वीट के जरिए अपने दलित वोट बैंक को वापस साधने की एक कोशिश की है। करोड़ लोग जो भूखे लोग हैं ना, जो भूखमरी का शिकार हैं, जहाँ निराशा है, अशिक्षा है, अंधकार है, अरे कोई धर्म का बैनर पकड़ा दीजिए, किसी पार्टी का बैनर पकड़ा दीजिए, पेट के सामने कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो इस तरह की तयशुदा प्लानिंग के साथ कमज़ोर गरीबों को ज़बरदस्ती से कहीं अगर धर्मांतरण का काम हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी को कबूल नहीं है। शासन प्रशासन को चुस्त होकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में धर्म परिवर्तन का मुद्दा उस वक्त उठा है जब बीते 2 दिनों में सीतापुर जिले से अलग अलग क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की सभाओं की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में ईसाई मिशनरी की ऐसी ही सभा में पुलिस के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो बड़ा हंगामा हुआ। सभा में मौजूद महिलाओं ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा लिया, पुलिस को भी भागना पड़ा। माना जा रहा है मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए इसी ओर इशारा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 58वीं जयंती की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल स्मृति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी।
तो वहीं सीएम योगी ने लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, अटल जी के लिए हमेशा दल हित से ऊपर राष्ट्र का हित रहा है। राष्ट्रवाद पर भाजपा की अटल बाणी। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन जब देश का हित सामने आएगा तो हमें दल के हित से महत्वपूर्ण देश का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इस श्रद्धेय अटल जी ने कहा था। सुशासन दिवस पर मजबूत नेतृत्व का संदेश। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में भाजपा का हर एक नेता अटल स्मृति स्थल पहुंचा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल स्मृति स्थल पहुंचकर अटल जी को नमन किया, फिर एक वीडियो संदेश जारी कर देश के विकास में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का बखान किया। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान आज जहां है, उसमें अटल जी की भूमिका बेहद अहम रही है। या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा से, भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।